नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चढ़ावा चोरी का मामला अब सरकार के गले की फांस बनता चला जा रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उस पर कैसे पर्दा डाला जाए, कैसे उस पर लीपापोती की जाए, लेकिन ये मामला अब स्थानीय स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को परेशान किया जा रहा है। वहाँ पर लगातार एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं और ये पता चल रहा है केवल चढ़ावा चोरी ही नहीं, कितने बड़े पैमाने पर और कितने स्तरों पर वहाँ पर घपलेबाजी और घोटालेबाजी की गई है। और इधर जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवा और छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार और सरकार में बैठे लोग और सत्तारूढ़ पार्टियां जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, उसको लेकर भी युवाओं में ज़बरदस्त नाराज़गी दिखाई पड़ रही है। और ये इन सब का नतीजा है कि सरकार कितनी डरी हुई है। सरकार संसद का सामना करने से बच रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संसद का मानसून सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। तमाम राज्यों में विधानसभाओं के मानसून सत्र चल रहे हैं, लेकिन संसद का मानसून सत्र बुलाया नहीं जा रहा है। सरकार पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो संसद के जो सत्र हैं उनकी अवधि कम कर रही है, यानी कम से कम संसद का सामना करना पड़े सरकार को, ये कोशिशें हो रही हैं। तो क्या अब ये जो सत्र औपचारिक रूप से बुलाए भी जाते हैं, क्या वो भी नहीं बुलाए जाएंगे? बड़ा सवाल ये है कि सरकार आखिर खामोश क्यों है। प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं से कई बार लौट चुके हैं, अभी इस समय है भारत में ही हैं, हालांकि आने वाले दिनों में फिर उनकी 6 दिन की विदेश यात्रा प्रस्तावित है, लेकिन इससे संसद का सत्र तो प्रभावित होता नहीं है। आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं। सरकार घिरी हुई नजर आ रही है, लेकिन सरकार किसी भी जो विरोध के स्वर दिखाई पड़ रहे हैं उन पर कोई उसकी अभी तक कोई उस पर प्रतिक्रिया, कोई उस पर एक्शन लेना ये कहीं से दिख नहीं रहा है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और कई और लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गए हैं, अब तक सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि आखिर वो आमरण अनशन पर क्यों बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है वो युवाओं और छात्रों की समस्याओं को लेकर है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन इस्तीफे की बात तो दूर, उनको पूछने तक नहीं जा रहा है कि आखिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या उसका क्या हल हो सकता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें। ये अब जो ये मुद्दे चल रहे हैं, इनका सबसे सरकार है तो डरी हुई, लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो इन सब से कोई बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि फिक्र उसको नहीं है, यानी इग्नोर कर रही है जन भावनाओं को लगातार। लेकिन अमलेंदु जी, जो जन भावनाओं को कितना भी इग्नोर कर रही हो, अगर मानसून सत्र बुलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब उसको पता है कि संसद के सत्र में क्या होना है। हालांकि सत्र जब बुलाया जाएगा उस दौरान भी यही मैसेज दिया जाता है कि विपक्ष के हंगामे के कारण संसद स्थगित हो रही है, लेकिन विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है उसके पीछे कारण है। विपक्ष सवाल पूछता है, संसद में जवाब मांगता है, लेकिन जवाब नहीं आता, तो जाहिर सी बात है कि हंगामा तो होगा ही। बिल्कुल समझिए, हंगामा होगा ही और सरकार समझती है कि हंगामा अच्छे तरीके से होगा। इस बार तो संसद के सत्र में हंगामे होने के कई कारण हैं जिनकी वजह से हंगामा होगा। सबसे पहले हंगामा तो जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर यानी क्या क्या सब ऑपरेशन चलाए गए, तो इन ऑपरेशन को लेकर भी सरकार का ऑपरेशन विपक्ष करेगा संसद के मानसून सत्र में। दूसरा समीर जी, जो SIR का मुद्दा है, उस पर जिस तरीके से CGI को चिट्ठी लिखी है 23 विपक्षी दलों ने, उसको लेकर भी काफ़ी बवाल मचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं संसद के मानसून सत्र में। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो संसद में मानसून सत्र के जो बवाल होगा वो है डिलिमिटेशन बिल को लेकर, जो सरकार पास नहीं करा पाई और जो तमाम ऑपरेशन चलाए गए उनका मकसद ही ये बताया जा रहा है कि इनका मकसद ये था कि किसी तरीके से 362 का आंकड़ा पार कर लिया जाए और फिर डिलिमिटेशन जो है उसको पास करा लिया जाए, लेकिन वो आंकड़ा अभी तक पार नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अब समझा जा रहा है कि सरकार के अंदर बेचैनी ये बढ़ती चली जा रही है कि हमने ये इतने ऑपरेशन चलाए भी और उसके बावजूद वो 2/3 का आंकड़ा पार नहीं हो पा रहा है। तो इसका फायदा क्या होगा इतने लोगों को साथ लेकर आने का भी? भाई अगर इनको लेकर आया जाए और ये सब किया भी जाए इस तरीके से, और उसके बाद भी अगर 362 का आंकड़ा पार ना हो, 2/3 बहुमत हासिल ना हो पाए और डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाए, तो इस सब कवायद का फायदा क्या निकला? बिल्कुल
तो ये जो चीज़ें चल रही हैं सरकार के अंदर, इससे सरकार की बेचैनी भी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। समझा ये जा रहा था कि ऑपरेशन लोटस जो है वो संसद के मानसून सत्र से पहले पूरा कर लिया जाएगा और 362 का आंकड़ा जो है उसको पार कर लिया जाएगा 2/3 बहुमत का। लेकिन वो जिस तरीके से कानूनी दांव पेच उसमें फंस गए हैं समीर जी, अभी तक देखिए जो शिवसेना के सांसद गए हैं, शिवसेना यूबीटी के सांसद, ना तो उनके विलय को अभी तक मान्यता मिली है, ना जो टीएमसी के गए हैं 20 सांसद, उनके विलय को कोई मान्यता मिली है। यानी स्पीकर ने अभी इन पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर स्पीकर ने इस पर निर्णय नहीं लिया है तो ये लोग कहाँ बैठेंगे, ये सवाल है। बिल्कुल। तो इसलिए समझाया जा रहा है कि मानसून सत्र जो है उसकी देरी इसीलिए हो रही है कि जब तक चीज़ें ठीक ठाक ना हो जाएं और निपटने का प्रबंधन नहीं कर लिया जाए तब तक मानसून सत्र नहीं बुलाया जाएगा। तमाम विधानसभाओं के समीर जी मानसून सत्र चल रहे हैं जी, अब तो खत्म होने वाले होंगे और यहाँ जो अभी तो कोई पता ही नहीं है कि मानसून सत्र होगा भी कि नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी हो सकता है ना भी हो। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि मोदी सरकार लगातार जो संसद के सत्र हैं उनको उनकी अवधि कम करती जा रही है। अगर सत्र आहूत भी होता है, पिछला सत्र भी बहुत कम दिनों का रहा, इसके अलावा जो संसद में सत्र जब संसद सदन चलता भी है तो वहाँ कैसे बाधित होता है और बाधित करने का काम सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। सवालों के जवाब नहीं आते, जिन मुद्दों पर चर्चा की मांग होती है उन पर चर्चा होती नहीं है। चर्चा होती भी है तो उसमें कोशिश ये होती है कि उस मुद्दे की बिल्कुल चर्चा ना होने पाए, कोई जवाब ना मिलने पाए। बहुत बड़ा उदाहरण उसका ऑपरेशन सिंदूर है। उस चर्चा में ही कैसे झूठ बोला गया रक्षा मंत्री की ओर से, और अब सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि वो झूठ एक कितना सफ़ेद झूठ था बिल्कुल संसद में इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें कि आखिर संसद को इतना इग्नोर कर रही है सरकार, आखिर क्यों, क्या वजह है, ये सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है और उस पर अभी बहुत सारे बयान भी आए हुए हैं। लेकिन इधर जो सबसे गंभीर मामला है और वो सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है वो है अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना हुई है, किस तरह से सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है, दबाने में कामयाब नहीं हो पा रही है और अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। उससे भी ज़्यादा गंभीर बात तो यह है कि विपक्ष के नेताओं को वहां दर्शन करने नहीं जाने दिया जा रहा है। कल अजय राय को कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस के कुछ नेता वहां दर्शन करने जा रहे थे, उन सब लोगों को एक हाउस अरेस्ट कर दिया गया। बाद में देर शाम उनको ले जाकर दर्शन कराया गया। अजय राय को काफ़ी गए तो वो सुबह दर्शन करने के लिए थे, लेकिन शाम को दर्शन कराया गया। उसके बाद अजय राय ने कहा क्या वो भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन ये सवाल है कि आखिर क्या विपक्ष के नेताओं को जाने से वहां रोक लगा देगी सरकार? तो ये जो चोरी की और डकैती की घटना हुई है, लूट लिया गया है राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे को, क्या इस पर वो पर्दा डाल पाएगी? समीर जी, सरकार का सोचना शायद यही है कि इस पे पर्दा डल जाएगा और लोग समय के साथ भूल जाएंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो समय के साथ भूलने नहीं देगा, ये साफ समझ में आ रहा है। लगातार इस मसले को लेकर जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। राम मंदिर जाकर वहाँ दर्शन करने का प्रयोजन भी यही है और अजय राय कह भी रहे हैं कि प्रयोजन हमारा यही था कि चंदा ये चढ़ावा चोर जो है इनको सजा मिले, भगवान राम जी इनको दंडित करें। लेकिन समीर जी, भगवान राम तो चढ़ावा चोरों को दंडित करेंगे ही करेंगे, लेकिन दंडित उनको भी करेंगे जिन्होंने भगवान राम का इस्तेमाल करके, उनके नाम का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल कर ली और इन चढ़ावा चोरों को जो है उस ट्रस्ट में जगह दे दी। अच्छा, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल फिर कालनेमी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब उनकी निगाह में कालनेमी ये है या जो ये सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने इसका खुलासा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको कालनेमी बता रहे हैं? अब ये वही जान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ ये घटना हुई है, अयोध्या के स्थानीय लोग, वहाँ के वकील, वहाँ के जो साधु संत हैं, उनसे लेकर और पूरे देश में इसके खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है। क्या कह रहे हैं अजय राय? जब वहाँ पर दर्शन करने गए, शाम को उनको दर्शन कराया गया, वो भी पुलिस अपने साथ उनको ले गई और दर्शन कराकर वापस लेती आई कि अब आप जाइए यहाँ से। पुलिस ही ले गई होगी, ऐसा ना हो कि अजय राय जो है वो चंपत राय को पकड़ के ले आए, खतरा डर रहा हो, ये भी हो सकता है। वरना क्या जरूरत थी पुलिस जाकर के जो है वो अजय राय को ले आ करके और वहाँ पर कराए और ले आके कहीं आप बंद करने किसी कमरे में जहाँ से जो है ना हवा आ रही हो ना रोशनी आ रही हो, और ऐसे आप ले आके बंद कर दो, शाम को ले आके आप कराएं, तो ये हो सकता है। अजय राय क्या कह रहे हैं? दर्शन करके आए, उसके बाद उनको सारे दिन वहां पर हाउस अरेस्ट रखा गया, 24 घंटे के बाद उनको दर्शन कराया गया। कल हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में बताया भी था कि उनकी पत्नी किस तरीके से डरी हुई थी, आशंकित थी कि उनकी जान
ली जा सकती है, इस तरह की आशंका उन्होंने जताई थी। बहरहाल सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अजय राय। प्रभु का आशीर्वाद, और भगवान जब बुलाएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, ना कोई सरकार नहीं, सत्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं, योगी न मोदी कोई नहीं रोक सकता। भगवान की कृपा है हम सब पर, और महादेव का मैं भक्त हूँ, बाबा विश्वनाथ का, तो निश्चित तौर से आज भगवान ने बुलाया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। रामलला का दर्शन करके प्रभु से एक ही चीज मांगा कि जो यहाँ भ्रष्टाचार, जो यहाँ लूट हो रही है, जो चढ़ावा में चोरी हो रही है, भगवान उनके ऊपर निश्चित उनको दंड मिले और कार्रवाई हो। ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए जो आज इस पवित्र भूमि को, जो उन्होंने अपमानित किया है, जो इस पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और दृढ़ता है, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया तो कर लिया, चाहे मुझे अन्न जल छोड़ना पड़ता, भगवान के लिए अन्न जल भी त्याग दूंगा, दिया हुआ उन्हीं का शरीर है, वो भी शरीर, हम सब लोग तैयार रहे हैं, लड़कर आए। निश्चित आगे हम एक बात हर जगह उठा रहे हैं कि ये सारे लोगों पर, जो इस ट्रस्ट के लोग हैं, चाहे निपेंद्र मिश्रा हो, चंपत राय बंसल हो, अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे वो गोपाल राव हो, सबके ऊपर कार्रवाई, कोई छोटे ऊपर नहीं, सारे बड़ों ऊपर कार्रवाई। तो वहाँ पर 24 घंटे के बाद उनको पुलिस अपनी सुरक्षा में ले गई और वहाँ उनको दर्शन कराया गया। 24 घंटे तक उनको नज़रबंद रखा गया। तो आखिर क्यों ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? लेकिन जितनी छिपाने की कोशिशें हो रही हैं, चीज़ें उतनी निकल कर बाहर आ रही हैं, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर उन लोगों ने चोरी की बात कबूल कर ली है, CCTV फुटेज में सारी चीज़ें दिखी हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि सारा का सारा ध्यान लोगों का डाइवर्ट किया जा रहा है उन 8 लोगों पर जो छोटे कर्मचारी थे। सरकार अभी भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव जैसे बड़े लोगों को, जो ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी हैं, उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि उसमें उनके तार यहाँ पर बड़े स्तर के लोगों से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ इधर संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं, बयान भी उन्होंने दिया है। राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुई है, एक पोस्टर उन्होंने जारी किया है। क्या लिखा है, पहले उनका वो ट्वीट देख लेते हैं जिसमें ये पोस्टर, और लिख रहे हैं, अब जो बात हो रही है अमलेंदु जी की, आखिर क्यों नहीं चंपत राय को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये उसका सीधे सीधे उत्तर है। इस पोस्टर के जरिए लिखा है संजय राउत ने, रामद्रोही, चंदा है तू, मेरा चंपत है तू। तो ये जो है संजय राउत ने सीधा सीधा प्रहार जो है, यानी ये बता दिया है इस ट्वीट के जरिए, इस पोस्टर को जारी करके, कि चंपत राय के पीछे नरेंद्र मोदी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। चंपत राय के गुनाह जो हैं वो नरेंद्र मोदी के भी गुनाह हैं, ये समझ में आता है समीर जी। ये संजय राउत शायद बताना चाहते हैं इस पोस्टर के जरिए, और पूरी दुनिया यही कह रही है कि अगर चंपत राय को नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हासिल नहीं है तो चंपत राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, चंपत राय का नाम FIR में क्यों नहीं आया, चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं तो उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर भी जो है विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। इस्तीफे पर भी वो कल हम लोगों ने पवन पांडे जो आगे विधायक रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिया किसको इस्तीफा, किसको संबोधित किया, क्या कहकर दिया, क्यों उन्होंने निजी कारणों से दिया, या फिर आरोप लग रहे हैं या चोरी की है उन्होंने, उसकी वजह से दिया। तो ये, लेकिन ये जो संजय राउत का ये पोस्टर है बहुत कुछ कहता है। अमलेंदु जी याद होगा हम लोगों ने कार्यक्रम में जिक्र भी किया था, मीडिया में ये खबरें आई कि PMO ने सीधे चंपत राय को फोन करके पूछा कि आप सारी डिटेल जो दस्तावेज है वो हमको उपलब्ध कराइए, उन्होंने कहा हम नहीं कराएंगे। इसका मतलब केवल वरद हस्त ही नहीं है प्रधानमंत्री का, कहीं न कहीं चंपत राय के पास भी कोई नस दबी हुई है, प्रधानमंत्री की भी, या फिर वो भी उस लपेटे में है, और तभी ये पोस्टर जारी कर रहे हैं संजय राउत कि उनका हाथ है, दोनों लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये जारी कर रहे हैं, और सीधा सीधा वो तो कह रहे हैं कि मेरा चंदा है तू, मेरा चंपत है तू। तो ये जो कहना है संजय राउत का, ये साफ साफ एक तरीके से कि इस राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में जो लोग भी शामिल हैं उनको वरद हस्त हासिल है नरेंद्र मोदी का। और संजय राउत साफ तौर पर आरोप लगा चुके हैं कि इसी चढ़ावा चोरी के पैसे से सांसद खरीदे गए, ये वो साफ आरोप लगा चुके हैं। बिल्कुल, फिर सुनेंगे संजय राउत क्या कह रहे हैं। लेकिन एक और भी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, कहा यह जा रहा, चूंकि जो SIT बनी, वो SIT बनी थी, राज्य सरकार ने बनाई थी, उस SIT में ऐसा कहा माना जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है, उनको उसमें दोषी पाया गया है SIT की अपनी रिपोर्ट में, इसीलिए अभी
तक एसआईटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई है। बहरहाल ये सारी की सारी ऑफ द रिकॉर्ड खबरें हैं, लेकिन ये चर्चा अगर हो रही है, ये बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो उन सोर्सेस के जरिए ही आ रही हैं जो ये दे रहे हैं। अगर नहीं है समीर जी उस एसआईटी की रिपोर्ट में, तो इन खबरों का खंडन क्यों नहीं आ रहा सरकार की तरफ से कि ये खबरें गलत है जो मीडिया में चलाई जा रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम उस एसआईटी की रिपोर्ट में शामिल है कि ये इसके मेन कल्प्रिट हैं, उनको शहर न छोड़ने के लिए कहा गया है। हाँ, तो ये सारी किसी भी तरीके का कोई खंडन नहीं आया है सरकार के स्तर पे, कहीं से कोई खंडन नहीं आया है, ना राज्य सरकार की तरफ से, ना केंद्र सरकार की तरफ से, और ना राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ये इसका मतलब खबरें कहीं ना कहीं सच हैं, और इन खबरों पर फिर इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। बिल्कुल, तो ये खबरें भले ही सोर्सेस के जरिए आ रही हैं, लेकिन उन खबरों में सच्चाई है क्योंकि उनका कोई खंडन भी नहीं आ रहा है। बहरहाल संजय राउत को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर में वहां पर चढ़ावा जो श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने अपना अर्पित किया, उसको किस तरीके से लूटा गया। हमारी राय क्या होगी? चंपत राय को सबसे पहले अरेस्ट करो, अनिल मिश्रा को अरेस्ट करो, गोपाल राय को अरेस्ट करो, जिसने वहाँ जमीनें खरीद कर ट्रस्ट को बेचा है वो अयोध्या के एक्स मेयर को अरेस्ट करो, ये छोटी मछली को आपने अरेस्ट किया है। राम मंदिर को लूटा है ये लोगों ने, ये सबसे बड़ा रामद्रोह है, सबसे बड़ा देशद्रोह भी है। अगर ये और कोई लोग करते तो आप पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर हिंदुत्व खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, तो आप क्या हिंदुत्व को चार चांद लग गए? बताइए। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ये पहली बात है। और मैं ये भी कहूँगा राम मंदिर ट्रस्ट का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए जो जांच कमेटी होगी वो सभी पार्टी का एक एक मेंबर उसमें होना चाहिए, चाहे जेपी से लगा दो। ये देश का विषय है, ये देश को लूटने का विषय है। राम मंदिर हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक है, आप उनको ही लूट लिया। तो मैं कहूँगा कि ऑल पार्टी इंक्वायरी कमेटी लगाइए। आप जो बातें छुपा रहे हैं, दबा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। तो ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये जो जांच पड़ताल एसआईटी हो रही है, ये सब पूरी तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। उसकी जांच होनी चाहिए जेपीसी से, या फिर उसकी न्यायिक जांच हो, कुछ ऐसी जांच जिस पर किसी को भरोसा हो। एसआईटी जांच कर रही है, अब जांच करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, रिपोर्ट देती भी है तो वहाँ पर गृह मंत्रालय, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को देती है, आखिर वो जाकर मुख्यमंत्री को क्यों नहीं देती? और अब तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं की गई है। अभी कहा जा रहा है कि वो फिर से जाकर जांच करेगी। तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसी एसआईटी है, क्या कर रही है, क्यों बनाई गई है, किसको रिपोर्ट देगी, और आखिर उसका होगा क्या, उसका नतीजा क्या निकलेगा। और अगर अभी जाके जांच करी तो 8 लोगों को गिरफ्तार क्यों कर दिया फिर? हाँ बिल्कुल। अगर आज को आपने गिरफ्तार क्यों कर दिया फिर? अगर अभी आपको और जांच करनी थी, जांच पूरी हो जाती तब करते, या फिर पहले एफआईआर होती उसके बाद एसआईटी बनती। लेकिन जब एसआईटी बनने के बाद और उसकी रिपोर्ट आने के बाद अगर गिरफ्तारियां हो रही हैं, एफआईआर हो रही है, तो फिर अब नए सिरे से जांच क्यों होगी? इसका मतलब विपक्ष का आरोप सही है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है, इसका मतलब तो यही समझा जाएगा समीर जी। बिल्कुल, इसका मतलब यही समझा जाएगा और यही समझा जा रहा है कि सीधे सीधे उनको बचाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, जब यहाँ पर वकीलों का जो सम्मेलन हुआ, या जो हर व्यक्ति इन्हीं तीनों लोगों का नाम मुख्य रूप से ले रहा है, चूंकि इन तीनों लोगों का वरद हस्त रहा उन कर्मचारियों पर जिनको गिरफ्तार किया गया है। वो कर्मचारी बताया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में ये बता भी रहे हैं कि उनका क्या, कैसे उन्होंने चोरी की है, किस तरीके से की, क्यों नहीं पकड़े गए, उनके खिलाफ शिकायत भी हुई तब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये सारी बातें वहां पर आ रही हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि ये अयोध्या में ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम लोगों को ये सारी बातें पता है, वहां के पत्रकारों को पता है, लेकिन ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों को और सरकार में बैठे लोगों को नहीं पता है। अब वही सवाल कल उठा रहे थे, तो विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि आखिर आपकी एलआईयू है, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो सब क्या कर रही हैं? बिल्कुल समझिए, ये सब एजेंसियां क्या कर रही हैं और इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। और एक विसिल ब्लोअर जो वहीं का कर्मचारी था, उसने जब 6 महीने पहले शिकायत की तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया, इसीलिए नौकरी से हटा दिया गया। इसका मतलब समझ लीजिए, जो कड़ी जोड़ी जाती है और कोई आपराधिक अनुसंधान होता है तो उसमें मंशा भी देखी जाती है कि जो कोई कार्रवाई
उसके पीछे मंशा क्या थी। तो जिस व्यक्ति ने शिकायत की उसको नौकरी से हटा देना, इसका मतलब कि संपत राय, चंपत राय जो भी हैं, चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इसका मतलब इनको जानकारी थी या ये उसमें शामिल थे, तभी कि ये व्यक्ति बातें बाहर कर देगा, उसको आपने नौकरी से निकाल दिया। ये एक हो सकता है एसआईटी की जांच रिपोर्ट में भी ये सारी बातें आई हो, बातें बाहर कर देगा और उसके अलावा और चोरी होती रहेगी, उसको भी पकड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंट के प्रमुख थे जिनको निकाला गया। अब समीर जी, कल जिस तरीके से अजय राय को रोका गया, कांग्रेस के डेलीगेशन को रोका गया, इसको लेकर कांग्रेस के जो नए प्रभारी बने हैं उत्तर प्रदेश के, राजेंद्र पाल गौतम एडवोकेट जो हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ डर गए हैं, उन्हें सत्ता जाने का डर है। अब डरे केवल योगी जी हैं कि मोदी जी भी डर गए हैं? दोनों डरे हुए हैं। अब ये तो योगी और मोदी जाने की डरे हैं कि नहीं डरे हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम का कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर हम और आप भी यही समझेंगे कि कोई ना कोई वजह तो है ही, क्योंकि सब लोग यही बता रहे हैं कि दोषी ये मुख्य रूप से 3 लोग हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो सुन लेते हैं राजेंद्र पाल गौतम क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं और इस डर की वजह से वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगा कि योगी जी डर गए, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है, सत्ता खोने का डर उनके ऊपर हावी हो गया है। अन्यथा जब केजरीवाल यानी कि बी टीम आम आदमी पार्टी जब गई तो सहसम्मान पुलिस के संरक्षण में लेके गए, लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी के 9 सदस्य प्रतिनिधिमंडल गया जाना था तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। ये बीजेपी का डर दिखाता है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है कि नहीं है? आपने तो पुलिस को भी हत्यारा बना दिया है। आप तो कानून को मानते ही नहीं है, न्यायालयों को नहीं मानते हैं। और आपका क्या कब्जा है धर्म के ऊपर? आस्था पे आपका कब्जा है, आपकी आस्था बाकी लोगों की आस्था की कोई इज्जत नहीं है क्या? देश के लोग अब मन बना चुके हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। तो वहां पर योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं और कार्रवाई नहीं होगी और पीएमओ उनसे रिपोर्ट मांग रहा है और वो कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा। तो इसका मतलब कि पीएमओ से भी ज़्यादा ताकतवर हैं या फिर पीएमओ की भी कोई नब्ज उनके पास है जिसकी वजह से पीएमओ उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। सीधा सीधा उसका जो लॉजिक है वो तो यही दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, लॉजिक यही दिखाई पड़ता है। राजेंद्र पाल गौतम जो कह रहे हैं कि उनकी बात में दम भी मालूम पड़ता है, वरना इस तरीके से अजय राय को और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को रोकने की आवश्यकता नहीं थी और इस पर पहले ही कार्रवाई होती। जब विपक्ष ने हल्ला मचाया, एसआईटी भी आपने तब बनाई। पहले तो कहा गया कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, जो कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं वो जो है राम मंदिर पर बात कैसे कर सकते हैं। यानी कि दिया गया प्रश्रय चढ़ावा चोरों को, राम मंदिर में चोरी करने वालों को सरकार की तरफ से यह प्रश्रय दिया गया कि चोरी करते रहो, वरना आप राजनीतिक लड़ाई अपनी लड़ते रहिए, लेकिन अगर चोरी हो रही है और विपक्ष इस बात को उठा रहा है तो सबसे पहले तो सरकार को आगे बढ़कर ही इन चोरों को पकड़ना चाहिए था, इसके लिए काम करना चाहिए था। लेकिन वहां से क्या कहा जा रहा है कि जो कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं वो चढ़ावा चोरी की बात क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब साफ समझ में आ गया कि चढ़ावा चोरों को किसका संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण प्राप्त है, बिल्कुल ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और उनको अभी तक महीना भर होने जा रहा है शिकायत, और ये कोई नई शिकायत नहीं है। घपले की, घोटाले की, वहां पर चढ़ावा चोरी की शिकायतें लंबे समय से आ रही हैं। जब से मंदिर बना हुआ है तभी से तमाम शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कैसे उन शिकायतों को उन पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन आखिर ये तो पता होना चाहिए था, या कुछ नहीं तो कम से कम भगवान राम पर तो विश्वास होना चाहिए था कि आप उन्हीं के घर में बैठकर आप चोरी और डकैती कर रहे हैं और ये बात लोगों को पता नहीं चलेगी। उन लोगों को नहीं पता चलेगी जिन लोगों ने खुद वहां पर चढ़ावा दिया है। बहरहाल आदित्य ठाकरे शिवसेना के नेता हैं, क्या कह रहे हैं? जो कुछ यहाँ पर हुआ है अयोध्या में, जिस तरीके से यहाँ चढ़ावा और वहाँ पर दिया हुआ तमाम दान, वो सारी चीज़ें, उनका कोई हिसाब नहीं है, सब गायब हो गया है, लूट लिया गया है। उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। 2029 का चुनाव भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जिस भाजपा ने इस देश में और हम सबको लेके हिंदुत्व पे राजनीति की, जिस भाजपा ने इस देश में दंगे करवाए, आज भी पोलराइजेशन कर रहे, जिस भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा लेके रथ यात्रा की इस देश में, वही भाजपा और वही भाजपा के लोग आज अयोध्या में जमीनों की चोरी कर रहे हैं, उसी में घोटाला कर रहे हैं। आज उसी भाजपा से ये अपेक्षित नहीं था कि उनके मुख्यमंत्री स्वयं उज्जैन में जाके वहां के मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करें और वहां भ्रष्टाचार करें। आज ये जो सारे विधायक या सांसद भाजपा के साथ बैठ रहे हैं या भाजपा के पास जाएंगे, मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि आने वाले संसद के सत्र में पूछे उनसे कि उज्जैन में कैसे भ्रष्टाचार हुआ। मैं उन्हें चैलेंज देता हूं कि पूछे अयोध्या में क्या भ्रष्टाचार हुआ है।
क्यों घोटाला किया, हमारी हिंदुओं की जो भावना है उनसे क्यों खेला गया। आज मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं सब लोगों से जो आज भाजपा के साथ बैठना चाहते हैं। तो देश के हिंदू ये भी पूछेंगे 29 में कि यही क्या वो भाजपा है जिन्होंने बाहर के लोगों को, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन पे बड़े बड़े वीडियोज है, वो सारे लोगों को अपने सांसद बनाए, मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। क्या यही भाजपा है जो एक बार साफ थी और भ्रष्टाचार खिलाफी थी? क्या यही भाजपा है जो खुद को हिंदुत्ववादी कहलाती थी, जिसने आज अयोध्या में जब घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कोई सवाल नहीं पूछना दिया, और उज्जैन में भी जो भ्रष्टाचार हुआ है तो मुख्यमंत्री नहीं बदल रहे? तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। आदित्य ठाकरे 2029 में वर्ली विधानसभा से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे। आप जहां से बोलो वहीं से लड़ूंगी। बनारस से हो तो बनारस से लड़ूंगी। लड़ने में क्या है, जीतेंगे भी, क्योंकि ये हमारा गढ़ है। और आप देखोगे देश में परिवर्तन 29 में होगा। जिन्होंने अयोध्या में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, उन्हें ये देश की जनता स्वीकारेगी नहीं। तो ये किस तरीके से वहाँ क्या कुछ हो रहा है, और केवल अयोध्या नहीं, उज्जैन में भी जिस तरह से ज़मीन लूटा गया। अयोध्या में तो ज़मीन की लूट पहले ही कर ली गई। उस लूट में भी चंपत राय सबसे प्रमुख उनका नाम आया, लेकिन उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अब उन पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर आप कौन है बोलने वाले। अरे भाई, 140 करोड़ की जनता, जिसमें तमाम लोगों ने चंदा दिया, जिनको फातिहा पढ़ने की बात कह रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिमों ने भी उसमें चंदा दिया है, ऐसा नहीं है? बहुत से मुस्लिमों ने चंदा दिया, वो इकबाल अंसारी ने खुद ने चंदा दिया। तो ये इस तरीके की तमाम लोगों ने चंदा दिया है, और सब वजह से हम चंदा मांगा है। तो चंदा चोरों से और चढ़ावा चोरों से चंदे का हिसाब क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी ये बताएं पहले कि ये मांगना गुनाह कैसे हो गया कि ये चढ़ावा चोर जो है, चंदा चोर जो हैं, इनसे इसका हिसाब क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए? क्या ये भी पीएम केयर फंड है, इससे इसका हिसाब नहीं मांगा जाना चाहिए? अगर ऐसा है तो कहें, मोदी जी खुलकर कहें कि ये भी पीएम केयर फंड है, यहाँ आस्था का कोई प्रश्न नहीं है, आपकी आस्था होगी, अपनी जगह होगी। ये कहें नरेंद्र मोदी खुलकर, बीजेपी कहे खुलकर, लेकिन खामोशी बढ़ती जा रही है बीजेपी की तरफ से इसको लेकर। समझिए उस पर कोई बयान, कोई जवाब इस पर नहीं आ रहा है। और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। 8 छोटे कर्मचारियों को उठाकर जेल में रख दिया गया है, और उनको जेल भेजा भी इसलिए गया है ताकि जो बड़े लोग हैं इसमें उनको बचाया जा सके, उनको उस कार्रवाई से। और उनके प्रति इतनी हमदर्दी इसलिए दिखाई जा रही है कि सीधे सीधे इसमें बड़े स्तर के लोगों का, उनसे भी बड़े स्तर के लोगों का नाम शामिल है। कैसे है ये? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं कि किस तरह से जो चंदा चोरी की बातें उठाने वालों को, उसका खुलासा करने वालों को भी बीजेपी सरकार, जो चोर हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को उठाया है, जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। और एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूं, एक घुट्टी पिलाई जा रही है व्हाट्सएप पर, दुर्भाग्यवश मेरे पास भी कुछ लोग फॉरवर्ड करते हैं उनको। एक घुट्टी पिलाई जा रही है, राम जी सब देख लेंगे, भगवान राम का मामला है, खुद ही देख लेंगे, विपक्ष को क्या जरूरत है उठाने की। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वैसे तो बीजेपी जो हिंदुओं में आक्रोश है, जो हिंदुओं में गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए भेज रही है। लेकिन यह सच है, एक ही सच वो बोल रहे हैं, भगवान राम सब देख लेते हैं। भगवान राम ने देखा, आपको 2024 में अयोध्या नगरी हराया और आपको सबक सीखने का मौका दिया, आपने सबक नहीं सीखा। बीजेपी, आरएसएस, उनके एसोसिएटेड जो संगठन है, उन्होंने वही किया जो रावण ने किया था। उन्होंने प्रभु राम को कमजोर समझने की गलती करी। प्रभु राम ने आपको सबक सिखाया था। और मेरा यह मानना है कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री, आप कितनी भी लीपापोती कर लीजिए, लूट में शामिल बड़ी बड़ी मगरमच्छों को बचाने की कवायद करिए, खुद बचने की कवायद करिए, याद रखिएगा प्रभु राम अधर्मियों और अत्याचारियों का दमन जरूर करते हैं। तो ये यहाँ पर जिनको जो सवाल उठा रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, तो उनको फिर ये तो खैर आदत में है बीजेपी सरकार में, अमलेंदु जी की सरकार के खिलाफ सवाल उठाने वाले को बहुत आसान तरीका है कि उसको देशद्रोही बता दो, क्योंकि देशभक्त होने का सर्टिफिकेट उन्हीं के पास है और वही दूसरों को भी जारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो है जारी करना बंद करें, सुप्रिया श्रीनेत यही कह रही है। लेकिन अब देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप किसी को जारी कीजिए, क्या कीजिए, लेकिन जो चढ़ावा चोर है उन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। और ये तो अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अगर भक्त हैं और मोदी जी के भक्त नहीं हैं, तो आप भी ये मांग करेंगे कि भाई चढ़ावा चोरों पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए।
और मोदी जी की भक्ति है तो आप कुछ भी मांग नहीं करेंगे। जो हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। तो मोदी जी अच्छा कर रहे होंगे मोदी जी अच्छा, लेकिन ये तो अब ये भी अच्छा ही कर दें मोदी जी, फिर चढ़ावा चोरों को पकड़वा दें तो ये भी मोदी जी अच्छा करें। तो ये तो अब विपक्ष यही मांग कर रहा है और सुप्रिया सिंह यही कह रही हैं कि भाई आप ये सर्टिफिकेट बांधना बंद कीजिए। और विपक्ष इस पर सवाल क्यों नहीं उठाएगा? आपकी प्रॉपर्टी है क्या राम मंदिर? बीजेपी की प्रॉपर्टी है जो इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा? नहीं तो वो तो, और ये भी नहीं है कि वो टैक्स पेयर्स के पैसे से बनी है, वो तो आस्था श्रद्धा से लोगों ने, हर व्यक्ति ने वहाँ पर चढ़ाया है, गरीब से लेकर अमीर तक ने। टैक्स पेयर्स के पैसे का भी होता तब भी उस पर सवाल उठते, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर है। और वहाँ पर ये डाका डाल दिया गया है और उसके बाद उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? गजब का मामला है। बहरहाल केवल मामला उतना ही नहीं है, बड़े आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह, और इस घोटाले को ऊपर उठाने में, इससे पहले जो ज़मीन घोटाला हुआ था उसको सामने लाने में बड़ी भूमिका रही संजय सिंह की। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि इस पर केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ही नहीं, यहाँ पर तार जो हैं वो और भी बड़े लोगों के साथ जुड़े हैं। सुन लेते हैं किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो। नमस्कार जय हिंद साथियों। चंदा चोर पार्टी के चंदा चोरी का मामला अब आम जन को पीड़ित कर रहा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचा रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि अब संत, महात्मा, तमाम लोग जिन्होंने डोनेशन दिए, जिन्होंने दान दिया, वो सामने निकल कर आएगा। और कल तो यहां तक हो गया कि अयोध्या के अधिवक्ता संघ ने कहा कि चंपत राव का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का चंदा चोरी में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कोई केस नहीं लड़ेगा, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने अल्टीमेटम दिया चंदा चोर पार्टी को कि 3 दिन के अंदर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से अयोध्या खाली करा दो, इनको अयोध्या से बाहर करो, वरना पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। ये अधिवक्ता संघ ने कहा है। इसका मतलब इनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया है। लोग अब अयोध्या में ऐसे चोरों को नहीं चाहते। लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठाए गए थे, पीएमओ के द्वारा बैठाए गए थे। उसकी जांच कौन कर रहा है? सीएमओ के द्वारा बनाई गई एसआईटी। तो क्या पीएमओ के द्वारा बनाई गई, मोदी के द्वारा बनाई गई ट्रस्ट की जांच, उसके भ्रष्टाचार की जांच, उसके चंदा चोरी की जांच, आपको लगता है सीएमओ द्वारा बनाई गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई एसआईटी कर सकती है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यह प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है। और इसकी जानकारी उन तमाम चंदा चोर पार्टी के नेताओं को है जो ऊपर से लेकर नीचे तक इन कामों में शामिल है। नृपेंद्र मिश्रा किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चंपत राय किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियुक्त किया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? हर महीने वहां पे जाते हैं और पिछले 5 साल 6 साल से वहां भ्रष्टाचार चल रहा है। इसकी शिकायत पहले ही महिपाल सिंह ने की थी। मैंने खुद ने 2021 में लिखित शिकायत अयोध्या की कोतवाली में दी थी। तो योगी जी उस वक्त क्या कर रहे थे? आप पिछले 5-6 सालों में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या दबाव था आपके ऊपर? क्या आपको मालूम था कि इसका पैसा दिल्ली पहुंच रहा है, नागपुर पहुंच रहा है, इसलिए आप खामोश रहे, चुपचाप रहे? और अब क्या कहा जा रहा है? बड़ा त्याग हो गया, बड़ी कार्रवाई हो गई, देखो इस्तीफा दे दिया अनिल मिश्रा ने, देखो इस्तीफा दे दिया चंपत राय ने। अभी भी वहां गोपाल राव जैसा भ्रष्टाचारी आरती करा रहा है। मैंने एसआईटी को 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित दिए हैं, उसकी जांच का क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब लीपा पोती चल रही है। यह प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के विधायकों और सांसदों को लूटने का चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, महमूद
तो ये अब किस वहाँ पर सीधे सीधे संजय सिंह का कहना है कि एसआईटी क्या जांच कर पाएगी, जिनको नियुक्त किया गया है और जिनको बचाया जा रहा है सीधे सीधे पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, और ट्रस्ट का गठन किया गया, जो लोग रखे गए वो भी उनके खास लोग रखे गए, तो उनके खिलाफ राज्य की सरकार की एसआईटी क्या जांच कर पाएगी। यही कारण है कि अब तक राज्य सरकार की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तक पेश नहीं की है कि उस रिपोर्ट में कहा क्या गया, उसको मिला क्या, ये तक कोई खबर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, उस रिपोर्ट में क्या है, किसके नाम है, किसके नाम नहीं है, ये अभी तक किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। और रिपोर्ट किसके पास है, जिसके पास है उसी को मालूम होगा। लेकिन अगर रिपोर्ट की खबरें बाहर आ रही हैं तो या तो इसका मतलब वो लीक कराई जा रही हैं, और लीक नहीं कराई जा रही हैं तो अगर जो खबरें आ रही हैं तो उसका खंडन होना चाहिए, हम लोग फिर कहेंगे। और अगर जाँच पूरी नहीं हुई है तो जाँच पूरी होनी चाहिए। जाँच पूरी क्यों नहीं हुई है तो एसआईटी को लेकर भी बहुत सारे सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है। अब संजय सिंह तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि ये चढ़ावा चोरी का पैसा जो है ये ऊपर तक जा रहा है। ऊपर कहाँ तक वो उनका इशारा है हम नहीं कह सकते, वो तो संजय सिंह जाने ऊपर कहाँ। बार बार वो जिक्र कर रहे हैं पीएमओ और प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि पीएमओ प्रधानमंत्री के पास जा रहा है। अगर जा रहा है तो पीएमओ प्रधानमंत्री इस पर सफाई दे, कोई दूसरा इस पर सफाई क्यों दे। तो ये समझा जा सकता है समीर जी कि ये मामला जो है गले में फंसता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, ये मामला गले में फंसता हुआ दिख रहा है। गले में फंसता हुआ युवाओं का आंदोलन भी दिख रहा है, लेकिन सरकार अभी कुछ इस तरह अपने को शो कर रही है कि वो बेखौफ है, बिल्कुल उसको इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अब दिक्कत क्यों नहीं है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरीके से पिछले लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, 12-13 दिन, और वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं, कुछ और लोग भी आमरण अनशन वहाँ पर कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं वहाँ की, जिस तरीके से लगातार रात दिन वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। इस्तीफे की मांग की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, लेकिन सरकार उससे बिल्कुल बेखौफ दिखाई पड़ रही है। पर वहाँ जो सोनम वांगचुक ने कहा है, और वहाँ पर आमरण अनशन का उनका शायद चौथा दिन होगा, आज चौथा दिन है, 4 दिन से वो आमरण अनशन पर है कि जब तक इस्तीफा नहीं देते हैं धर्मेंद्र प्रधान वो आमरण अनशन पर रहेंगे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे अनशन का चौथा दिन शुरू है। मैं ठीक ही महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा बीपी कम हुआ है, वो तो पानी और नमक बढ़ानी होगी क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन शायद हो रहा है। और शुगर लेवल का तो मैंने बताया ही था कि जब खाना बंद करते हैं तो शुगर लेवल ड्रॉप होता है, फिर कीटोसिस टेक ओवर करता है जो कि आपके फैट्स या फिर और फॉरेन सेल्स उनको खाता है। तो ये नॉर्मल है मेरे हिसाब से, मगर ये और लंबा होता जाए तो फिर फैट्स के बाद वो मसल्स को खाने लगता है, फिर ऑर्गन्स को भी खाने लगता है, फिर डेथ होती है। वो बहुत लंबे अनशन में, अभी मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। और वज़न हाँ कम हुआ है, 55.5 से 65.5 से 63.5 हुआ है। 2 किलो लगभग दिन के 600-700 ग्राम कम होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो ये कम होता जाएगा, ये भी नॉर्मल है क्योंकि अनशन पे बैठे हैं। हाँ, कुछ तकलीफ ज़रूर है, मगर मेरे तकलीफ़ों के कारण अगर करोड़ों बच्चों की खुशहाली होती है तो ये सस्ता सौदा है। और मुझे तो थोड़ी सी ही तकलीफ़ है, उनका क्या जिन्होंने जान दी अपने 20 से ज़्यादा बच्चों ने, तो वो बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि इससे अगर सरकार में थोड़ी आत्मनिरीक्षण हो तो वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि भारत की जनता एक लोकप्रिय प्यारी सरकार चाहती है, एक कठोर डरावनी सरकार नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार में भी एक एहसास शुरू होगी और वो सही कदम उठाएंगे। आज बस इतना ही, थका हुआ हूँ, तो जय हिंद।
तो वहाँ पर आमरण अनशन पर हैं, चौथा दिन है, वज़न 2-2.5 किलो उनका कम हो गया है और बता रहे हैं कि उनके जान की परवाह नहीं है। इसकी जो तकलीफ़ें 2-4 दिन से खाना नहीं खाएंगे कुछ तो ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो 21 छात्रों की इस नीट की परीक्षा में जिन्होंने अपनी जान दे दी, ये उनकी तुलना में और जो लाखों छात्र इस व्यवस्था से पीड़ित हैं उनकी पीड़ा की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार को ये सारी चीज़ें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, सरकार को ये सारी चीज़ें कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं और रोज़ कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई पेपर लीक जो है वो सामने आ जाता है। अभी तक तो राम मंदिर घोटाला और जमीन घोटाला यही सब चल रहे थे, पेपर लीक चल रहे थे, लेकिन ये समस्याएं जो हैं सरकार के सामने साफ तौर पर दिखाई पड़ती जा रही हैं कि ये गंभीर समस्याएं जो हैं वो सरकार के सामने खड़ी होती जा रही हैं, बीजेपी के सामने गंभीर समस्याएं आ रही हैं। लेकिन समीर जी, इसको लेकर अब जगह जगह जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है, दिल्ली चलो अभियान का उन्होंने दिया हुआ है। राहुल गांधी के अपने 3 कार्यक्रम अभी और लगे हुए हैं, 9 अगस्त तक चलेगा। तो ये जिस तरीके से कार्यक्रम सब लगे हुए हैं तो सरकार के सामने ही संकट तो खड़े होते जा रहे हैं। ये मुद्दा काफ़ी बड़े स्तर पर बनता चला जा रहा है। कल ही भोपाल में जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उन्होंने जो नीट परीक्षा में अपनी जान देने वाले 21 विद्यार्थी थे उनको श्रद्धांजलि के साथ सत्याग्रह शुरू किया। तो हम लोग सुन सकते हैं कि उमंग सिंघार जो है वो क्या कह रहे हैं वो शुरू करने के बाद। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, क्या कह रहे हैं और ये एक बड़े आंदोलन के तौर पर जो यूथ कांग्रेस और जो ये है एनएसयूआई यानी छात्र विंग जो है कांग्रेस का, स्टूडेंट विंग, वो मिलकर इस पूरे देश भर में इसको एक आंदोलन चला रहे हैं और यहाँ इस तरह के तमाम सम्मेलन कर रहे हैं। तो ये उमंग सिंघार ने उन 21 छात्रों को श्रद्धांजलि देकर इस सत्याग्रह की शुरुआत की है। कहा क्या है वो भी सुन लेते हैं। निश्चित तौर से ये एक सत्याग्रह की शुरुआत है। किस बच्चों को श्रद्धांजलि देके जो छात्रों की आवाज को बुलंद करना, मजबूत करना, एक अहिंसक रूप से जो गांधी जी ने हमें सिखाया, उन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्हीं के कदमों पर हम इस देश के छात्रों की आवाज बुलंद करेंगे। तो मैं समझता हूँ हर छात्र की व्यथा है, उसकी पीड़ा है, उसकी मानसिक प्रताड़ना जो होती है जब परीक्षाओं में वो गड़बड़ियों के कारण परीक्षाएं निरस्त हो जाती है। ऐसी स्थितियों में हम सबको मिलके हर छात्र की एक मानसिक ताकत बनना है, संबल देना है। राहुल जी की यही मंशा है कि हर देश की छात्र की आवाज एक गूंज बने। 2 अगस्त को संसद चलो अभियान है, उसकी शुरुआत है आज से, 25 जून से है, लेकिन आज उसी कदम में, उसी पड़ाव में आज 21 छात्रों को श्रद्धांजलि देके हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सब एक दूसरे का हाथ बनेंगे छात्र और संबल के रूप में राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की, यानी यहाँ एनएसयूआई और जो उसका यूथ कांग्रेस का अपना अभियान है वो चल रहा है, लेकिन विधानसभाओं में भी, राज्यों की विधानसभाओं में भी इसकी गूंज दिखाई पड़ रही है। ये आप दृश्य देख रहे हैं, कल भी हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र विधानसभा में यहाँ राम भक्तों को लेकर और जो परीक्षा में धांधली हो रही है उसको लेकर वहाँ भी नारेबाजी हो रही है और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार भले नहीं सुन रही है, लेकिन जगह जगह सरकार को सुनाने की कोशिशें की जा रही हैं और यही वजह है अमलेंदु जी की जो संसद का जो मानसून सत्र उसको बुलाने में देरी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बुलाने की घोषणा अचानक की जाएगी, उसके बाद फिर उसमें कुछ बिल पास कराने होंगे और वही बहुत शॉर्टेस्ट बिल्कुल टेन्योर उसका रखा जाएगा, वो शॉर्टेस्ट दिखाया जाएगा। ये तो समीर जी, कल जो थे विपक्ष के विधायक जो थे वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। कल एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का विधानसभा के बाहर जो घेराव किया है और उनको जो है रोका है। वहाँ जो है ये तस्वीर है, महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री उनको रोका है, महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री को रोका है। और ये वहाँ देखिए आप किस तरीके से जोरदार प्रदर्शन किया, इसको हम लोग फुल स्क्रीन भी एक बार देख सकते हैं, बहुत देख सकते हैं और कैसे उनको प्रदर्शनकारियों को वहाँ पुलिस उनको भगा रही है, एक तो देखते हैं। और ये सारा ये एनएसयूआई के छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं और यूथ कांग्रेस के। सभी तो सरकार लीक है, सभी तो सरकार लीक है। सभी तो पेपर लीक है।
माझं नाही बरं का पडले ती नाही मी गाड़ी आली गाड़ी आली गाड़ी 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 2 मिनटं बैठ तो ये वहाँ पर ये लगातार जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार को छात्रों की आवाज़ सुनाने की कोशिश की जा रही है, उनकी पीड़ा बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के ऊपर असर नहीं हो रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, जगह जगह इस तरह से, कर्नाटक हो, अलग अलग राज्यों में ये लगातार इस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और छात्रों के साथ संवाद हो रहे हैं। चूँकि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसकी जानकारी जब दी गई थी तो ये बताया गया था कि तमाम जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हों या फिर वो विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के छात्र हों, उनके साथ बातचीत की जा रही है और जानने की कोशिश हो रही है कि जो इस परीक्षा में धांधली लगातार उसकी खबरें आ रही हैं, सरकार उनसे बिल्कुल बेफिक्र है। आखिर इस पर वो क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल समीर जी, और ये बड़ा मसला बनता चला जा रहा है और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चाहे वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मसला हो, चाहे जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो, चाहे ये महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो, चाहे भोपाल में प्रदर्शन हो, और इन प्रदर्शनों के साथ साथ समीर जी कल बीकानेर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। गोविंद सिंह डोटासला हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ कांग्रेस के, उनके राजस्थान में उनके नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ वहाँ। हालांकि था तो एक अस्पताल के अव्यवस्थाओं के खिलाफ और जो वहाँ धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन वहाँ भी राजस्थान में हुआ है। वो भी हम लोग देखेंगे, ये फुल स्क्रीन हम लोग उसको देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन जो है ये हुआ। तो यानी सरकारें जो हैं, बीजेपी की सरकारें, वो इस समय आप कह सकते हैं कि जंतर मंतर से लेकर और राम मंदिर तक जो है जबरदस्त तरीके से घिरी हुई है। तो इसको भी देखते हैं, ये बीकानेर में किस तरह से वहाँ कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा और उस पर फिर कैसे उनका प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये वहाँ पर लगातार जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार को बताने की कोशिश हो रही है, सरकार सुनने की कोई कोशिश कर नहीं रही है। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक और कई और लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और सरकार की सेहत पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि वो चुनाव आयोग है, SIR है और इस तरह के जो सरकारी संस्थाएं या कहिए संवैधानिक संस्थाएं हैं जो सरकार के लिए काम कर रही हैं, जो विपक्ष का आरोप है, इस वजह से सरकार को जनता की नाराजगी की कोई चिंता कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही। बिल्कुल समझिए, जनता की नाराजगी की कोई चिंता किसी तरीके की दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन अब धड़कनें सरकार की भी लगता है बढ़ती जा रही है। जिस तरीके
तरीके से आंदोलन उठ खड़े हो रहे हैं। और सोचा तो ये था शायद सरकार ने, हो सकता है कि ना भी सोचा हो, लेकिन जो समझा जा रहा है वो समझा जा रहा है कि सोशल मीडिया से कोई तूफान उठेगा, सोशल मीडिया पर शांत करा दिया जाए। और जिस तरीके से नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने छात्रों को धमकी दी है, उससे भी समझा जा सकता है कि अब बीजेपी में बेचैनी पड़ रही है कि अगर ये छात्रों के आंदोलन शांत नहीं होते हैं, कांग्रेस ने इतने लंबे आंदोलन की घोषणा कर दी है, 9 अगस्त तक लगातार ये आंदोलन चलेगा। इधर जनता मंतर पर भी जो है कई लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो ये एक बड़ा सरकार के लिए मुसीबत बनता चला जाएगा। लेकिन सरकार के लिए मुसीबत समीर जी सिर्फ ये आंदोलन ही नहीं है, सरकार के लिए मुसीबत चुनाव आयोग द्वारा कराया गया SIR और SIR के जरिए बनी हुई सरकारें भी हो गई हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से 23 दलों ने, इंडिया गठबंधन के 21 दल और उसमें DMK और आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई और एक इंडिपेंडेंट कपिल सिब्बल के भी उस पर हस्ताक्षर, तो 23 दलों ने और एक इंडिपेंडेंट ने जिस तरीके से मसला उठाया, इसको लेकर भी अब दबाव बढ़ता चला जा रहा है, चूंकि ये सीधे सीधे CGI को पत्र लिखा गया है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि CGI साहब जो संविधान के कस्टोडियन हैं वो आंखें मूंद कर कुछ भी आदेश पास करते रहें, चाहे वो कानून सम्मत हो या नहीं हो, है ना। तो और विपक्ष अगर इकट्ठा लिख रहा है तो इसका मतलब कि आप न्यायपालिका के ऊपर भी दबाव है कि आप सरकार के प्रहरी होना बंद कीजिए। आप प्रहरी संविधान के हैं, आप कस्टोडियन संविधान के, सरकार के कस्टोडियन नहीं हैं। चूँकि ये बातें कही गई, जो पहले CGI थे चंद्रचूड़ साहब, उनकी तरफ से भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो विपक्ष नहीं हो सकता है। और मुझे ध्यान पड़ता है इसी तरह की बातें कुछ इन CGI की तरफ से भी कही गई थी कि हम विपक्ष नहीं है। बिल्कुल आप विपक्ष नहीं हो और आपको विपक्ष होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप सरकार भी नहीं है, आपको निरपेक्ष होना चाहिए। आप संविधान के कस्टोडियन हैं, आप संविधान के साथ खड़े रहिए, संविधान की रक्षा कीजिए। और संविधान को नेस्तनाबूद करने का काम चाहे कोई संवैधानिक संस्था करे, चाहे सत्ता पक्ष करे, चाहे विपक्ष करे, आपको संविधान के कस्टोडियन की भूमिका निभानी ही होगी। बिल्कुल ये बिल्कुल। और इसको लेकर अब SIR को लेकर जिस तरीके से अब ये CGI को पत्र लिखा गया है, कांग्रेस पार्टी की आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ कोलकाता में। केसी वेणुगोपाल जो महासचिव हैं, उन्होंने उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा उसको सुनते हैं। और अब SIR का मुद्दा, भले ही उस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को उससे राहत मिली हो, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग दोनों घिरे हुए हैं, ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है। कहा क्या है केसी वेणुगोपाल ने, एक बार उनको सुनते हैं। और उसको लेकर जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष, और यहाँ तक इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष इस मामले में सरकार के और चुनाव आयोग के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले सुन लेते हैं केसी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं। SIR is the process to clean the voter list in the election time. But what happened in West Bengal? I am surprised that 27 lakh voters, 27 lakh voters have been deleted from electoral list. Still some voters are in the tribunal for decision. What is the primary duty of the Election Commission of India? To ensure the voting power of the common people of this country. Is this? In the democratic process, तो कह रहे हैं केसी वेणुगोपाल के SIR चुनाव के समय वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने की एक प्रक्रिया है। भारत के चुनाव आयोग की मुख्य जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों के वोटिंग अधिकारों को सुनिश्चित करे, निष्पक्ष चुनाव कराए और देश के लोगों को वोट देने का मौका दे। लेकिन वोटर लिस्ट से 27 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। ये बात वो पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं। आज मैं श्री राजगोपाल जी से मिला। SIR प्रक्रिया की वजह से उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया गया। उनकी बेटी की शादी अमेरिका में थी, उस समय उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें ये कहकर पासपोर्ट देने से मना कर दिया गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वे कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, श्रीलंका में उनका कोई वोट नहीं है, वे पिछले 30 या 40 सालों से यहीं रह रहे हैं। और राजगोपाल जी टेलीग्राफ अखबार के संपादक रहे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार रहे हैं। उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ क्योंकि वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पश्चिम बंगाल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। नतीजा क्या रहा वो सबके सामने है। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, जो नतीजा दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी, वो तो बहुत भयावह है। बिल्कुल बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में बहुत भयावह है। और ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है सब कुछ।
ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है और किसी भी तरीके का कोई खेद प्रकट जो है वो ना चुनाव आयोग की तरफ से, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई किसी भी तरीके का खेद प्रकट नहीं हुआ है कि आखिर 27 लाख लोगों के जो है नागरिकता छीनने का काम क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। इसको एक तरह से कहा जाए कि न्यायिक अमली जामा जो है वो पहनाया जा रहा है। समझिए बड़ी एक खतरनाक संकेत है, लेकिन खतरनाक संकेत समझिए इसको लेकर है। और जो पत्र लिखा है उस पर जो सौगत राय टीएमसी के सांसद हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, वो भी हम लोग सुनेंगे। उसके बाद एक बड़ा घोटाला दिल्ली का आया, उसमें भी थोड़ी चर्चा करना जरूरी होगी। उसकी भी चर्चा जरूरी है। दिल्ली में अभी सरकार बने साल भर हुआ है और साल भर में ही सैकड़ों करोड़ का घोटाला एक विभाग में सामने आया है। पहले सुन लेते हैं सौगत राय जो टीएमसी के नेता हैं क्या कह रहे हैं। Sir, all opposition parties they wrote a letter to CJI and sent a letter regarding the SIR, regarding the electoral rules. How do you see this and what is TMC's stand on this particular? TMC will be signatory to this memorandum to the Chief Justice of India. TMC has been complaining about the functioning of the Election Commission and the implementation of SIR for a long time. We raised serious objections to the Election Commission's role in implementing SIR in West Bengal and later in conducting the elections. So naturally we support any move against the Chief Election Commissioner. सौगत राय की उसमें तृणमूल कांग्रेस तो लंबे समय से चुनाव आयोग के कामकाज और एसआईआर को लागू करने के तरीके को लेकर शिकायत करती रही है। हमने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लागू करने और बाद में चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर आपत्ति जताई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम यानी तृणमूल कांग्रेस इसका समर्थन करती है। तो जो सीजेआई को पत्र लिखा गया है और इस प्रक्रिया में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी वहां पर दी गई है। तो एक बड़ा मसला है एसआईआर का भी जिस पर सरकार गिरी हुई है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं जो दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ा घोटाला वहाँ पर सामने आया है। और उस घोटाला स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला, सैकड़ों करोड़ का घोटाला ये बताया जा रहा है। और कांग्रेस सेवा दल ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है उसमें कि 700 करोड़ रुपए का कथित दवा घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं बल्कि जनता के भरोसे पर हमला है। पहले खरीद प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया गया, फिर नियमों को दरकिनार कर मनपसंद नियुक्तियां की गई और उसके बाद वही दवाइयां और मेडिकल उपकरण 200% से 450% तक अधिक कीमत पर खरीदे जाने के आरोप सामने आए। 10 लाख की मशीन 33 लाख में खरीदने वाले फिर जनता को भ्रष्टाचार पर भाषण भी यही सरकार देंगी। जब देश की जनता महंगाई और इलाज के खर्च से जूझ रही है तब जनता के टैक्स के पैसों से आखिर किसको फायदा किया गया। अब भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार बताए क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, कौन है इस कथित 700 करोड़ घोटाले के जिम्मेदार और जनता का पैसा लूटने वालों पर कार्रवाई कब होगी। देश जवाब मांग रहा है, अब जवाब मांग रहा है, लेकिन यहाँ जवाब तो अभी बहुत सारे सवालों के हैं। मंदिर लूट लिया गया लेकर और सैकड़ों करोड़ रुपए तमाम सोना चांदी सब कुछ वहाँ पर लूट लिया गया, लेकिन उसका जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको बाकायदा बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सब बचाने की कोशिश की जा रही है और सवाल आप पूछते रहिए, यहाँ भी घोटालेबाजों को बचा ही लिया जाएगा। बिल्कुल यहाँ भी बचा ही लिया जाएगा। जब सब जगह घोटालेबाजों को जब बचाए जा रहे हैं तो भाई इन्हीं घोटालेबाजों ने क्या गुनाह किया जो इनको ना बचाया जाए, तो इनको भी बचा दिया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है तो ये गुनाह जो है इन घोटालेबाजों का कुछ नहीं है, ये भी बचा ही लिए जाएंगे। ऐसी आशा इस सरकार से नागरिकों को करनी चाहिए। बिल्कुल, अब बचा लिए जाएंगे, क्या होगा ये तो बाद में पता लगेगा ही, लेकिन इन तमाम घोटालों और जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर जिस तरह से सड़कों पर जनता दिखाई पड़ रही है, अयोध्या में घोटाले को लेकर जिस तरह से वहाँ आम नागरिक से लेकर पूरे देश में एक गुस्सा दिखाई पड़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार कब तक इन चीज़ों को इग्नोर करेगी। और इग्नोर नहीं कर पा रही है, साफ दिख रहा है। संसद का सत्र बुलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ऐसा
माना जा रहा है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र बुला लिया जाना चाहिए था। काफ़ी देरी हो रही है और अभी तक उसकी कोई अधिसूचना भी नहीं आई है कि कब बुलाया जाएगा। देखते हैं कब तक वो बुलाया जाता है। लेकिन तमाम मुद्दों पर जिस तरह से घिरी हुई है सरकार, चाहती है कि छोटे से छोटा वो सत्र रखा जाए, अचानक उसको बुलाने की घोषणा हो, लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी से बैठा है इन तमाम मुद्दों को संसद में उठाने के लिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।